जब आप उस क्षमता से ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो काम छोड़ के बचना चाहता है उससे। हमारा बच्चा राइटिंग में बड़ा प्रॉब्लम करता है। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स के साथ भी झगड़ा कर रहे होते हैं या उनके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे को बहुत सारा लिखने का काम दो। यहाँ कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी कम है या कमज़ोर है। तो कैसे होनी चाहिए ऐसे बच्चों की काउंसलिंग जो राइटिंग में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं बाकी बच्चों की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही मजेदार होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट दिस पेन। व्हाट यू डू विद दिस पेन इज राइटिंग। आप एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए कि भाई हमारा बच्चा राइटिंग में बड़ा प्रॉब्लम करता है। ये एक बहुत बर्निंग टॉपिक है क्योंकि राइटिंग बहुत सारे करियर से ना रिलेट करता है। आगे बढ़ते हुए जो एआई के दौर में भी कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें अभी भी राइटिंग का प्रोफेशन ना मर नहीं सकता। मुझे ऐसा फील होता है जिसमें राइटिंग की स्ट्रैटेजीज डेवलप करना बच्चों के अंदर, ये हैबिट डेवलप करना बच्चों के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उन खासा चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे पाते या बच्चे उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हांस नहीं कर पाते जिससे आगे उन्हें एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम फेस होती है। तो आज हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करें। साथ में हम उस पर क्या काउंसलिंग कर सकते हैं आगे आने वाले पार्ट में, वीडियो में इसी पार्ट में आप देखेंगे कि हम कुछ काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज भी बात करेंगे और क्या हम और चीज़ें अपना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जल्दी से आगे बढ़ते हुए स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं कि राइटिंग को हेल्प करने के लिए या बेटर बनाने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो पेरेंट्स को, बच्चों को या टीचर्स को अप्लाई करनी चाहिए ऑन डे टू डे बेसिस। राइट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड वी विल गो टू द एंड। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। राइट, सबसे पहले नंबर पे जो बात कर रहे हैं वो है कि बच्चों के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। रूट कॉज किस चीज़ का, कि बच्चा लिख क्यों नहीं पा रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि बच्चे में प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, दे हैव ए लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। राइट, सो धीरे धीरे उसकी क्षमता के अनुसार हम उसमें लिखने की आदत को डेवलप करें। दूसरा कि बच्चे में एंग्जाइटी हो सकती है या वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा। एंग्जाइटी इन द सेंस कि उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो क्या लिखे उसे खुद समझ नहीं आ रहा। तो कई बार हड़बड़ाहट में वो चीज़ें भी नहीं लिख पाता जो उसे आती होती हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की स्किल को सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे इसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर कि बच्चों को जो डिफ़िकल्टी महसूस होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, थॉट मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट, तो उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने थॉट्स को। यानी पहले स्टेप पे हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है। राइट, तो इन्हें ऑर्गेनाइज करना, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये भी करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस तरह के टास्क दें जिसमें बच्चा ऑर्गेनाइज कर पाए अपने थॉट्स को और उन्हें चैनलाइज करके सही से लिख पाए। तो ये तो हो गई रूट कॉज को समझने की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम कैसे राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं। यानी फोकस हमें करना है किस पे, राइटिंग की स्किल्स पे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कि हमें रेगुलरली कंडक्ट करते रहना है। राइटिंग के छोटे छोटे एग्जाम्स या प्रैक्टिस हमें सेशंस कराते रहना है। जैसे कभी बच्चे को स्टोरी राइटिंग दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे दिए, उन वर्ड्स के मिक्सचर को करते हुए बच्चा अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स या स्टोरीज राइट कर सके अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटी। दूसरा कि छोटे छोटे मॉक टेस्ट्स या मॉडल आंसर्स हमें बच्चों को लिखवाने चाहिए ताकि जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चे उसके हिसाब से राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए चल सकें। तीसरा कि बच्चे को माइंड मैप जरूर बनवाएं या एक पूरा स्ट्रक्चराइजेशन बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम अपने थॉट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें। जो हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे रूट कॉज, उन्हीं पे हम अब फोकस कर रहे हैं।
तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम बाउंड राइटिंग एक्सरसाइजेस कराएं बच्चों से। टाइम बाउंड जब हम बात करते हैं तो आगे भी हम वीडियो में बात करेंगे। टाइम बाउंड एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन देते हैं तो उस पर टाइम लिमिट सेट करते हैं कि इतनी देर में आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इतनी लाइनों का क्वेश्चन है या इसका आंसर है, उसको इतनी देर के अंदर आपको फिनिश करना है, सो दैट बच्चा अपनी स्पीड को मेंटेन कर सके। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह है कि बच्चों का फीडबैक उन्हीं के दोस्तों से लीजिए, पीयर रिव्यू जरूर करवाइए। जब आप पीयर रिव्यू करवाते हैं, बच्चों में आपस में एक दूसरे की कॉपी एक्सचेंज करके उनकी चेकिंग करवाते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा, कितना लिखा, तो बच्चे आपस में एक दूसरे से कंपटीशन की भावना में आते हैं, कॉम्पीट करते हैं कि मैं उससे अच्छा लिखूं, कोशिशें ज़रूर बनती है बच्चों की। ये एक इन्नेट बिहेवियर है इंसान का कि पीयर रिव्यू जब मिलता है तो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है, राइट? या कोई भी इंसान अपने उस किए हुए काम से और बेहतर करने की कोशिश करता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बच्चों की एग्जाम्स के नज़दीक पहुंचे और राइटिंग की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हो तो एग्जाम एंग्जाइटी के ऊपर हम ज़रूर सवाल करें और एग्जाम एंग्जाइटी को एड्रेस ज़रूर करें। यानी कि हमें बच्चों के अंदर वो एग्जाइटी ख़त्म करनी होगी जो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम में रूट कॉज में बात की थी, तो उसको हम अब एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। कैसे एड्रेस करेंगे कि बच्चों को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाए, कि बच्चा डीप ब्रीदिंग सीखे ताकि उसके हाथ पे कंट्रोल आए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड माइंड आई बॉडी कोऑर्डिनेशन सारी सही तरीके से चलें। उसे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम्स, अपना एलोकेशन उसने कैसे कर रखा है क्वेश्चंस के साथ, और मिनट बाय मिनट उसने अपने आंसर्स को कैसे बांटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के एस्पेक्ट से। जब हम बात करें कि इसे उतारना कैसे है कागज पे, तो छोटे छोटे मॉक एक्सरसाइजेस जरूर कराएं, मॉक टेस्ट जरूर लें या मॉक एग्जाम्स जरूर लें बच्चों से। इससे बच्चों की प्रैक्टिस रेगुलरली बनी रहती है। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो अगले 2 पॉइंट्स और ध्यान दीजिए कि बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग पे जरूर 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 तवज्जो दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर वोकैबुलरी डेवलप नहीं होगी, भाषा का चयन डेवलप नहीं होगा, जिस भाषा में बच्चा अगर सोचेगा नहीं तो उस भाषा में लिख नहीं पाएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी अदर भाषा हो जिसका उसे राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चा जितना ज़्यादा अंग्रेज़ी में सोचे, उसकी वोकैबुलरी इंग्लिश की डेवलप हो, उतना अच्छा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में वो राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी कर ले जाए। यहाँ कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी कम है या कमज़ोर है। हिंदी का उच्चारण और साथ साथ भाषा का चयन, उसके शब्दों का चयन उतना ही अच्छा होना चाहिए, उसकी वोकैबुलरी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हमारे नॉर्थ इंडिया में हम इसे रीजनल लैंग्वेज की तरह या अपने लोकल लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं, साथ ही साथ इसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो इसका भी वोकैब बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला जब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि बच्चों की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट जरूर करें, उनकी नेगेटिविटीज को कम देखें, उनको उजागर जरूर करें, उनको बताएं कि इनको आप कैसे दूर कर सकते हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ्स पे जरूर ध्यान दें, उनको अप्रिशिएट करें उनके ओरल स्किल्स के लिए। अभी मैंने बोला कि भाषा का चयन, उच्चारण क्षमता, जब ये अच्छी होगी तो आप देखिएगा कि LSRW अपने आप में रोल प्ले करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो सबसे पहले बच्चा जो सुनता है वैसा ही उच्चारण करता है। अगर वो जैसा उच्चारण कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बातें जो होती हैं, जो शब्द होते हैं, वो डीकोड करता है, हमारा दिमाग अपने आप में टुकड़ों में तोड़ता है और उसे लिखने की प्रैक्टिस आसान हो जाती है बच्चे के लिए। तो ओरल स्किल्स को बच्चे के अप्रिशिएट जरूर करें, उसे इनकरेज जरूर करें, ताकि वो लिखने में और माहिर हो सके एज पर देयर नॉलेज। राइट माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों को काउंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेबिलिटी राइटिंग में और इंप्रूव करने के लिए। सो अब बात करेंगे हम काउंसलिंग आइडियाज की। तो कैसे होनी चाहिए ऐसे बच्चों की काउंसलिंग जो राइटिंग में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं बाकी बच्चों के हिसाब से। आप कई तरीके की काउंसलिंग के पैटर्न अपना सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि 1-on-1 काउंसलिंग करें। आप उस बच्चे से अकेले में बात करें, उससे मिलें, उससे समझें कि उसे क्या तकलीफ है
हो सकता है उस बच्चे की पिंसर ग्रिप ठीक ना बन रही हो अगर वो बच्चे छोटी क्लासेस में है, और इसी तरीके से ऊपर बढ़ते हुए स्थिति में क्या उसके हाथों की ग्रिप सही बन रही है पेंसिल पे, क्या उसे पसीना तो नहीं आता है जिसकी वजह से पेन या पेंसिल फिसलती है उसके हाथों से। कई बार हम बड़े ये छोटी छोटी चीजें नहीं जान पाते बच्चों के अंदर ये जो चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं, या क्या उसकी हड्डियों में इतनी प्रेशराइजेशन लेने की ताकत है, क्या उसके हाथों की हड्डियां इतनी मजबूत हैं। इस हिसाब से हमें उसकी ग्रोथ पे भी, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो फिजिकली क्या सही तरीके से डेवलप हो रहा है, जिसके हिसाब से उसकी पिंसर ग्रिप इंप्रूव कर रही है, जिससे वो पेन या पेंसिल पे ठीक पकड़ बना पा रहा है, क्या वो सही तरीके की पेन या पेंसिल यूज कर रहा है जिस हिसाब से उसको लिखने में हेल्प मिल रही है। तो इस तरह की वन ऑन वन काउंसलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी से रिलेटेड है कि जब हम वन ऑन वन काउंसलिंग बच्चों की कर रहे हैं तो जरूरी है कि उनके पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करें, वरना पेरेंट्स का ज्यादातर प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि भाई तुम्हें लिख क्यों नहीं पा रहे हो, तो बाकी बच्चे लिख ले रहे हैं, तुमसे ही नहीं लिखा जा रहा। तो ऐसा करते हुए वो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स के साथ भी झगड़ा कर रहे होते हैं या उनके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे को बहुत सारा लिखने का काम दो। आई डोंट नो हम क्यों बच्चों को लिखाई की मशीन बनाना चाहते हैं, बट यस लिखना इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, बट लिखने के साथ साथ बच्चे के अंदर क्या वो कैपेबिलिटी है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, किसी भी काम को करने की एक क्षमता होती है। जब आप उस क्षमता से ज्यादा किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो काम छोड़ के बचना चाहता है उससे। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, कोशिश करें पेरेंट्स की बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, देखिए कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहा है। सिर्फ लिखने के साथ साथ वो लिखावट के टाइम पे उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उसके पेन और हाथ की मूवमेंट कैसी बन रही है, हैंड जो चल रहा है उसका कलाइयों से वो क्या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसे मूवमेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है सिंस अर्ली चाइल्डहुड टू लेटर अडल्टहुड। ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं राइटिंग में। तीसरा कि हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे की करते चलें, यानी कि बच्चे को मोटिवेट करते चलें। अगर वो छोटी गलतियां भी कर रहा है तो उसे मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती हुई है, तुम फिर अच्छा कर ले जाओगे। ये अक्सर माता पिता से गलती होती है कि वो जरा सा कुछ गलती होती है, बच्चे की हैबिट को देखे बिना या बच्चे की कैपेसिटी को देखे बिना उसे डांट देते हैं, या कई बार पेरेंट्स को हमने बच्चों को मारते हुए भी देखा है इन पर्टिकुलर चीजों पे। तो हो सकता है कि ये गलतियां हम में से कई लोग कर रहे हो, इनसे बचने की कोशिश हमें करनी चाहिए और बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते चलना चाहिए। नेक्स्ट इज कि हमें स्टूडेंट सेंटर्ड वर्कशॉप्स इन टॉपिक्स पे कराना बहुत जरूरी है। स्कूल में टाइम पे इस तरह की वर्कशॉप्स होते रहनी चाहिए। मेरा ये सजेशन है स्कूल के ओनर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए और टीचर्स के लिए भी कि राइटिंग की वर्कशॉप्स बच्चों के लिए ज़रूर अप्लाई कराएं टाइम पे, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, उनकी एज स्पेसिफिक राइटिंग की वर्कशॉप ज़रूर कराएं ताकि पता चले कि किस बच्चे की क्या कैपेसिटी है और कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, हमने वन ऑन वन से शुरू किया था, अब हम ग्रुप डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रुप में बच्चों को हैंडल करें जिससे पीयर लर्निंग भी होगी, हमने शुरुआत में बात की है। तो काउंसलिंग की एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि हम जीडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें, राइटिंग जिसमें शामिल हो, जो राइटिंग के ऑप्शंस लेके चलें, कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर कराएं जिसमें राइटिंग जैसी एक्टिविटी शामिल हो। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम चरण की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। राइटिंग को लेके लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब करते हैं बच्चों के साथ तो उसमें हम बच्चों से क्या क्या बातें करें, क्या हम डिस्कशन करें, तो उसमें टीचर्स के लिए खासा तवज्जो मैं देके बात करना चाहूँगा। यहाँ पे हम टीचर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को ज़रूर इंटीग्रेट करें, फोकस करें जो एक्टिविटीज़ ख़ास तौर से आपके करिकुलम में राइटिंग को उजागर करती हैं। राइट, कई ऐसी वर्कशीट्स आती हैं जिसमें आप राइटिंग को इजाफा दे सकते हैं ताकि आगे चल के बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव रहे। राइट, कोविड के बाद से हमने देखा है कि बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे करके छूटती जा रही है, तो हमें इसे इनकलकेट करने के लिए अच्छी वर्कशीट्स लगानी बहुत ज़रूरी है स्कूल में। इसी तरीके से रेगुलरली हमें इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि पिछली बार जब हमने उसे इतनी लिमिट का काम दिया था तो उसने कितने समय में कंप्लीट किया, और इस बार अगर
हम उसी तरह का कोई काम दे रहे हैं तो बच्चा क्या उससे कम समय में उसे कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, तो इससे हमें उसी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग होना आसान हो जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का, वो ये है कि बच्चों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करते रहें, उन्हें समझाते रहें कि भाई एग्जाम जो है ना वो तुम्हारे लिए कोई हर्डल नहीं है, बल्कि अपनी नॉलेज को शोकेस करने की एक अपॉर्चुनिटी है। यस, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके माइंड में जो भी नॉलेज है, रोट लर्निंग से काम नहीं चलता है। आपके अपने माइंड में जो एक माइंड मैपिंग बनी हुई है किसी टॉपिक को लेके, आप उसे कैसे पोर्ट्रे करते हो पेपर पे, कितनी अच्छे शब्दों में उसे उतारते हो। ये नहीं है कि उसे एक हर्डल की तरह देख रहा है बच्चा और जाके और फटाफट जो रटा हुआ ज्ञान है उसे लिख के चला आ रहा है, तो उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसमें हमेशा अगर बच्चा कोई भी एक अल्फाज भूलता है रोट लर्निंग में, तो वो लिखावट में भी उसके हिंड्रेंस शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ चलना बंद हो जाते हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक माइंड मैपिंग क्रिएट होनी चाहिए। एक बच्चे को ये बताना जरूरी है कि इसे एज एन अपॉर्चुनिटी लो, अपने नॉलेज को इन्हांस करके पेपर पे निकालने के लिए, तब बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो पूरी की पूरी, जो कि डेडिकेटेड थी केवल और केवल राइटिंग के टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोगों की डिमांड पर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहें कि इस तरह के कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको और डिटेल जानकारी चाहिए। तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को हमारी जो है लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना ना भूलें। प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में प्लीज़ बताएं कि और क्या चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, टेक केयर जनता, बाय बाय।